नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो कि विदेश से पढ़े हुए हैं और विदेश से पढ़ने के बाद वो वापस उत्तराखंड में आए हैं और उत्तराखंड में पॉलिटिकली भी सक्रिय हैं इन दिनों। और क्योंकि युवा हैं और युवा उत्तराखंड के लिए क्या सोचता है, ये बातें जानना भी बेहद जरूरी है। उनके क्या थिंकिंग है, क्या वो सोचना चाहते हैं, उस चीज़ को आज आप तक बताएंगे। हमारे साथ हैं हमारी इस खास पेशकश में कनक धनई। कनक धनई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365 में। कनक धनई के बारे में मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं। कनक धनई देहरादून से भी पढ़े, अपने गांव से भी आप पढ़े हैं और उसके बाद जाकर के लंदन से भी इन्होंने पढ़ाई की है। और लंदन से पढ़ाई करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट जो है वहां पर भी ये रजिस्टर्ड है, एक बुक भी लिख चुके हैं जो मुझे अभी पता चला है। और बुक लिखने के बाद ये अब वापस इन दिनों उत्तराखंड में सक्रिय हैं और ये भी कह सकते हैं पॉलिटिकली सक्रिय है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा जो आपका सफर रहा है, एजुकेशन आपने पहले गांव से की, उसके बाद देहरादून से की, फिर आप फॉरेन गए, वो एक सफर के बारे में एक ब्रीफ हमारे दर्शकों को बताओ। सबसे पहले तो संवाद 365 का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ की पढ़ाई मैंने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून से करी। 5 साल लॉ पढ़ने के बाद पूरे परिवार का ये मंतव्य था कि अब आगे की पढ़ाई मुझे लॉ में ही करनी चाहिए, LLM करना चाहिए। परंतु थोड़ा सा मैं उसमें उनसे अलग गया। मैंने पब्लिक पॉलिसी को अपना करियर चुना। लोक नीति जिसको हम लोग कहते हैं, जितनी भी आपकी नीतियां बनती हैं, आपकी मनरेगा बनी हो, आयुष्मान बनी हो, इनके भविष्य में इनके परिणाम कैसे रहेंगे, इनका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, ये सब कुछ हमने उसमें पढ़ा। और काफ़ी हद तक इंडिया जो मुझे लगता है एक पॉलिसी पैरालिसिस है यहाँ पर। अपंग हमारी पॉलिसी हैं और बहुत ज़्यादा अदूरदर्शी हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं अभी तक, मतलब वो 5 या 10 साल, इससे ज़्यादा दूर की सोच लेकर कोई भी पॉलिसी अभी तक उत्तराखंड में या पूरे भारत में बनी नहीं है। तो उस बात का एक दर्द था, एक पीड़ा थी। वही सोचकर मैंने एक कोर्स लिया। जब जाना तो मुझे लगा भारत में और वास्तव में जितने हमारे युवा हैं उनको ये कोर्स, ये पढ़ाई करने की ज़रूरत है और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट हम कर पाएँ रियल टाइम पॉलिटिक्स में, रियल टाइम पॉलिसीज़ में, वो एक प्रयास है। बिल्कुल। तो लंदन से वो कोर्स करके आप आए हैं और पॉलिसी पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जोर भी दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा सवाल भी पॉलिसी पर ही उठते हैं अगर सब चीज़ें ठीक ना हो। तो ये आपका एजुकेशन का जो सफ़र रहा है, इसके बाद क्योंकि एक अच्छा करियर ऑप्शन भी आपके पास था, लेकिन इन दिनों काफ़ी आप सक्रिय भी हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर सोशली हो। वहाँ से आकर के क्या वजह थी कि आप इस तरफ आप इंटरेक्ट हुए और यहाँ पर आप काम करना चाहते हैं? जी, पढ़ाई के दौरान एक बेचैनी भी मन पर थी। और जब आप पश्चिम के देशों को देखें तो वास्तव में आपको, आप कहाँ पर हैं, कितने पानी में हैं, यहाँ पर रह के कहना और असल तुलना आप लोग तभी कर सकते हैं जब आप 2 मॉडल को कंपेयर करें। और जब आप दूसरी सभ्यताओं को देखते हैं, उनके रहन सहन, उनका जो कितने विकासशील वो हुए हैं, किस तरीके से उनकी एक यात्रा रही है, तो वो चीज़ एक बेचैनी के तौर पर कहीं ना कहीं मुझे वापस लाई। और यही कारण है कि पढ़ाई के तुरंत बाद मैं उधर की जगह इसको मैंने अपना क्षेत्र चुना और यहाँ पे अब उत्तराखंड को मैंने एक उत्तराखंड में मैं अब कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल, यही उद्देश्य है। बिल्कुल, लगातार आप उत्तराखंड में अब कार्य कर रहे हैं, सक्रिय हैं काफ़ी ज़्यादा। आगे मैं आपसे कुछ सवाल करूँ इससे पहले, क्योंकि एक बुक रखी हुई है आपने और ये बुक आपने लिखी है, इस बुक के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। जी, ये बुक, इस बुक का नाम वाई बाल्कनाइजेशन है, जिसका अर्थ होता है कि विभाजन क्यों। जब उत्तराखंड का यूपी से विभाजन हुआ तो उसके पीछे में इसमें कुछ तथ्यात्मक बुक है जिसको हम फैक्चुअल बुक बोलते हैं, कुछ उत्तराखंड के बारे में। और वो जो विभाजन हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी क्या पीड़ा थी, वो सब इस किताब में है। जब मैं 3rd ईयर में था तो तब मैंने किताब को लिखना शुरू किया था और लॉ के 4th ईयर तक ये किताब मेरी पूरी हो चुकी थी। अब आगे भी लिखने का कार्य जारी है और चीज़ों पर भी लिख रहे हैं। अब देखिए कब तक वो फलीभूत होती हैं, कब तक वो आती हैं सबके सामने। जी, विभाजन का आपने जिक्र किया, क्योंकि उत्तराखंड जब बना था उत्तर प्रदेश से, तो एक लोगों की सोच थी कि किस वजह से हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए। आज अगर आप, क्योंकि पॉलिटिकली भी आप थोड़ा सक्रिय हैं, तो कहाँ पर देखते हैं वो जो सोच थी और जो विभाजन था, सफल तो हुआ नहीं है सभी लोग कहते हैं, लेकिन क्या वजह रही, क्या कहाँ पर कमी आपको नजर आती है? देखिए, 20 साल का जो उत्तराखंड है, सफल हुआ या विफल हुआ ये एक अलग चर्चा है, परंतु एक आम लोगों का, हम लोगों का, जो लोग लड़े, हम तो खैर बहुत छोटे थे उस समय, जो हमारे पूर्वज लोग, जो हमारे राजनीतिक पूर्वज कह लीजिए, पारिवारिक जो परिवार के लोग थे जो उस समय सक्रिय थे, उन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उस बात का जो इल्म है, एहसास है, वो हमारी पीढ़ी को नहीं है। हमें क्योंकि सब कुछ पका पकाया मिला हुआ है, स्पून फीडिंग हो रही है। जब से हम लोगों ने होश संभाला है, तब से हमें एक आज़ाद, एक उन्मुक्त प्रदेश
हमें मिला है, हमें जो राजनीतिक संरचना है वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र रही है, हम लोग वो नहीं समझ पाए। पर जो पुराने लोगों का जो एक सोच थी, एक ऑब्जेक्टिव था अलग स्टेट को लेके, वो कहीं ना कहीं एक रोजगार और जो हमारी आर्थिकी उसमें थी वो एक केंद्र बिंदु था। उस समय भी हमारी अनदेखी हो रही थी और आज भी हमारे लोग उतने मजबूत नहीं हो पाए हैं। हमारी जो आर्थिकी है वो आज भी कहीं ना कहीं हम दूसरे या तीसरे दर्जे में हैं। तो उस चीज़ में कोई भी नीति निर्धारक रहे हों, कोई भी नेता रहे हों, उस फील्ड में अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ नया कुछ आ नहीं पाया कि कुछ वास्तव में कि कुछ 5-10 सालों में कुछ बदला जाता। कोई ना तो कोई ऐसी नीति आई है, ना कोई ऐसा विचार आया है। और जो विचार आते हैं आपको पता है वो आंदोलनों की आग में, आंदोलनों की लाठियों में दब भी जाते हैं। तो जितनी भी सरकारें रही हैं सभी का ये काम रहा है कुछ हटके या कुछ ऐसा कभी निकला भी हो जनता के बीच से तो उसको हमेशा दबाया गया है। तो ऐसे प्रदेश की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं की थी। एक आज़ाद प्रदेश होता, एक स्वतंत्र प्रदेश होता जहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती, आपके अधिकारों का सम्मान होता, जो तीसरे दर्जे, चौथे दर्जे और जितने भी पिछड़े हुए अपेक्षित लोग हैं उनका सम्मान होता, उनकी बातें होती, उनके लिए नीति बनती। नीति आज अगर आप देखें कहीं ना कहीं या तो वोट बैंक के हिसाब से बनती है या उन मजबूत लोगों के हिसाब से बनती है जिनका आना जाना बीजापुर गेस्ट हाउस में सुचारू रूप से चलता है। पूरा प्रदेश ही वो लोग चला रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य रहा है हम लोगों का, छोटा प्रदेश होने के नाते इजी अप्रोच में हम लोगों ने जो गर्त पे अपने प्रदेश को डाला है वो काफ़ी चिंताजनक और भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। चलिए, क्योंकि जो कनक धनई है, इनके पिताजी दिनेश धनई हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में। और कनक भाई, पार्टी आप लोगों ने बनाई है उत्तराखंड जन एकता पार्टी। सबसे पहले तो क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी एक और आपने बनाई है, इससे पहले यूकेडी थी, इस तरह की पार्टी जो है ये आपने बनाई है। इसकी प्रोसेस अभी क्योंकि कुछ मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा की गई थी। यूजेपी को बनाने का मकसद क्या था और वो मकसद कहां तक पहुंचा है? देखिए, राष्ट्रीय दलों का जो एजेंडे हैं वो पुणे और 10 जनपद से चलते हैं। इसी अवधारणा को हमें तोड़ना था। हम वो चाह रहे थे कि जो मुद्दे हों वो आपके अल्मोड़ा, कौसानी, रुद्रप्रयाग, जखोली, चंबा, जाखनीधार, आपके यमकेश्वर, आपके दुगड्डा, यहाँ से उत्तराखंड चले। जो पुणे से और 10 जनपद का जो एक कल्चर था, एक परिपाटी पैदा हो चुकी है प्रदेश के अंदर। जो नीतियां वहां से आती हैं, पेपर वहां से डाला जाता है और प्रिंट आउट यहाँ पर निकलता है। इसको हमें बदलना था। ये जो कमांड देने वाली कंट्रोल पी जब हम देते हैं वो दिल्ली और नागपुर से, तो जो कंट्रोल पी के बाद जो यहाँ पर जो आउटपुट आता है, इस पार्टी को, इस परिपाटी को हम बदलना चाह रहे थे। और इसी सोच के साथ कि उत्तराखंड की जो बात है यहीं के लोगों द्वारा हो, हमारी एएनएम की बात हो, आशा कार्यकर्ताओं की बात हो, उपनल वालों की बात हो, संविदा कर्मियों की बात हो, पीआरडी, होमगार्ड, इन सब की बात हो। मतलब कनक धनई का कहना यह कि वर्तमान में जो उत्तराखंड की सरकार है वो इस वक्त नागपुर से चल रही है, नागपुर से कर रही है। ये बात अब मैं कहूँ या ना कहूँ, इस बात की पुष्टि करने की मुझे लगता है मैं बहुत पूरे प्रदेश को ये चीज़ें पता है और हर कोई जानता है कि हर चीज़ नागपुर से संचालित हो रही है। चलिए, क्योंकि इस सोच के साथ आपने इस पार्टी का गठन किया है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि 2022 में चुनाव है और 2022 में उम्मीद है कि यूजेपी मैदान में उतरेगी। 22 की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। जी देखिए, बहुत सारी सीटों में लड़ाने की हमारी योजना तो है नहीं। कम सीटों पर फोकस करेंगे परंतु मजबूती के साथ लड़ेंगे। ज़्यादा सीटों पे हमने जो गलती हमारी पूर्व की पार्टियों ने करी है कि 70 की 70 में लड़ा दीजिए, हमें उस राह पर नहीं चलना है। और जो हमारा रजिस्ट्रेशन है पार्टी का वो अभी पेंडिंग है। लॉकडाउन आ चुका है, हम लोग बहुत मेल उनको कर रहे हैं निर्वाचन आयोग को, और वहाँ से कई बार प्रतिक्रिया आती है जो संतोषजनक होती है। कई बार जो हमारी अपेक्षा रहती है प्रतिक्रिया के प्रति वो उतनी संतोषजनक नहीं रहती है। पर प्रयास जारी है। हम लॉकडाउन एक बार खुल जाए तो उसके बाद फिर से आप जानते हैं किस तरीके की हमारी सरकारी कार्यालयों की जो एक बिल्कुल। लेकिन कनक भाई, क्या है कि उत्तराखंड में जो क्षेत्रीय दल बनाना है या फिर जो क्षेत्रीय थर्ड फ्रंट है, मांग काफी ज्यादा होती है, लेकिन हश्र फिर यूकेडी के जैसा भी हो जाता है। कभी 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, कभी 3 भाग में डिवाइड हो जाती है। क्या यूजेपी इससे पार पा पाएगी या फिर क्या एजेंडा, क्या कोशिश रहेगी यूजेपी की? देखिए, पार्टी रजिस्टर कराने से पहले हमने बहुत रिसर्च, शोध इस बात पर किया कि क्या रूपरेखा होनी चाहिए, पुरानी पार्टियां कहां पर विफल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें उत्तराखंड बनने के बाद
उत्तराखंड क्रांति दल या और भी दल हैं, मैं आपको बता दूं दर्शकों के नॉलेज के लिए कि उत्तराखंड में आज की डेट में 46 से 47 पार्टी रजिस्टर्ड हैं और लोगों को मुझे लगता है उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा कोई और नाम भी पता नहीं है। तो हम महज एक वो छवि नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे रजिस्टर्ड हो और मजबूती के साथ हम 3 4 5 सीटों पे, ज़्यादा सीटों पर फोकस नहीं है। इन सीटों को ये पार्टी का विमर्श होगा, बाद में इनको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, परंतु पूरे प्रदेश में लड़ने का हमारा कोई भी योजना नहीं है। और जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल विफल हुआ है वो ये था कि उत्तराखंड बनने के बाद, उससे पहले तक उनका जो एक रोल था उसको कोई नहीं नकार सकता कि उत्तराखंड क्रांति दल का क्या रोल था, परंतु उसके बाद आपको जीवित रहने के लिए, सृजनरत रहने के लिए आपको फिर से मुद्दों के साथ मैदान में आना पड़ता है। आपने अगर आज कुछ कर दिया फिर आप सोचे कि इसके बाद मुझे जनता यूं ही आगे बढ़ाते रहेगी, तो आप गलत है। प्रदेश बनने के बाद हमारी चुनौतियां नए प्रकार से सामने आई थी, हमें उन चुनौतियों को साथ लेके उस पर काम करने की जरूरत थी। वहां पर उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं विफल रही है। उत्तराखंड बनाने तक का जो सफर था वो कामयाबी का सफर था, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद वो लोग कहीं उस मुद्दे के साथ आगे नहीं बढ़ वो पाए। कुछ नया मुद्दा ला नहीं पाए प्रदेश में। एज ए थर्ड फ्रंट आपके सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है, क्योंकि चुनाव होता है, चुनाव से 1-2 साल पहले लोगों के अंदर से काफी बार उत्तराखंड में ये डिमांड उठी है कि थर्ड फ्रंट होना चाहिए, थर्ड फ्रंट होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली जब चुनाव होता है तो फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों में से कोई एक आ जाता है। क्या कारण है? अब देखिए, एक तो राष्ट्रीय दलों की जो चकाचौंध है, इससे हमारे जो पहाड़ी भाई लोग हैं, हमारे जो पर्वतीय जिलों के, पर्वतीय अंचलों के और जो बहुत से ऐसे मासूम प्रवृत्ति के लोग हैं, इस चकाचौंध में बहुत आसानी से बह जाते हैं। इनका जो प्रचार होता है, इनकी जो वर्किंग स्टाइल है, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ें हमने स्टडी करी हैं, किस तरीके से हम इनकी लहर को, इनकी चकाचौंध को तोड़ेंगे, और हमने टिहरी में करके भी दिखाया है। जब उस समय के बहुत ही मजबूत नेता जब टिहरी से लड़ते थे, तो हमने वो जो एक मिथ्या था कि निर्दलीय कभी चुनाव नहीं जीतते, और हमसे पहले भी लोगों ने मिथ्याओं को तोड़ा है। और 2012 में आपने देखा किस तरीके से बहुत सारे निर्दलीय लोग चुनाव जीत कर आए हैं। इस बार भी 2 निर्दलीय विधायक इस विधानसभा में हैं। कनक भाई, एक डायरेक्ट सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ऋषिकेश में आप इन दोनों बहुत सक्रिय हैं, क्या 2022 में कनक धनई ऋषिकेश से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा गांव है ऋषिकेश में, और बाहर से आने के बाद जब मैंने सोचा कि किस जगह को अपनी कार्यस्थल या कार्यभूमि बनाया जाए, तो गांव में मैं थोड़ा इस मंतव्य के साथ सक्रिय हुआ था कि गांव में अभी पहले मैं स्टडी करूं, गांव में क्या है, किस तरीके से यहाँ पे जो हमारे प्लेन्स के गांव हैं, पहाड़ों के गांव से बहुत अलग हैं। यहाँ पे जनसंख्या, बहुत बड़ी बड़ी ग्राम सभाएं हैं, पहाड़ों की तरह 200-250 वाली ग्राम सभाएं तो है ही नहीं। सबसे छोटी ग्राम सभा हमारी ऋषिकेश विधानसभा में वो 1000-1200 की है। उसके बाद अब 14,000-15,000 की भी ग्राम सभाएं हैं। उतनी बड़ी पहाड़ों में आपको नगर पालिकाएं नहीं मिलेंगी। आपकी कर्णप्रयाग नगर पालिका हो गई, गोपेश्वर हो गई, टिहरी हो गई, चंबा हो गई, ये काफ़ी छोटी नगर पालिका है और ग्राम सभाओं के लगभग बराबर में। तो मुझे लगा जहाँ पर मुझे काम करने का ज़्यादा पोटेंशियल दिखा, तो उस क्षेत्र को मैंने चुना। और गांव होने के नाते एक पीड़ा, एक लगाव, एक सेंटिमेंटल जो एक अटैचमेंट होता है जगह से, उस भूभाग से, वो हमेशा से रहा है। और पहाड़ में रहो चाहे प्लेन्स में रहो, गंगा के किनारे हम लोग हमेशा से रहे हैं, तो ऋषिकेश मुझे कुछ अलग नहीं लगा गांव होने के नाते। नहीं, लेकिन तो क्या 2022 में आप चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर विचार चल रहा है? इस बात का फैसला देखिए, एक तो पार्टी करेगी और दूसरा वहाँ की जनता का जैसा जो उनका फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरा कार्य और मेरा काम अभी सिर्फ और सिर्फ इस लॉकडाउन में जैसे हम लोग सक्रिय थे, राशन के माध्यम से, सैनिटाइजर, मास्क के माध्यम से, मेरा काम सिर्फ उतना है। बाकी जनता का क्या मूड होता है, उनका क्या आदेश होता है, मैं उससे बाहर नहीं हूँ। किसी को कोई हर्ज नहीं होगा कि कनक धनई वहां पर आए, वहां से तैयारी करें, लेकिन तैयारी क्यों करें? आखिर कनक धनई क्या चाहते हैं, लोग कनक धनई को क्यों पसंद करें, क्या कनक धनई की सोच है, उसको आप किस तरीके से जनता तक पहुंचाएंगे? और ऋषिकेश में क्योंकि इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए भी होगी और भी जो वहां पर लीडर्स हैं वो आपके लिए भी होंगे अगर आप वहां से तैयारी करते हैं। ऋषिकेश को अभी तक आप कहां पर देखते हैं, क्योंकि आप वहां से तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, क्या ऋषिकेश में अभी तक काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, या किस स्तर पर हुए हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर आप ऋषिकेश की बात करें, मैं पिछले बहुत समय से वहाँ पर सक्रिय हूँ, और जो मेरी एक एनालिसिस है ऋषिकेश को लेकर ये है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो काम हुआ है और एक नहीं हुआ है, पर मायने ये रखता है कि काम किसके माध्यम से हुआ है। ऋषिकेश में आपका एम्स आया है, एम्स भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। ऋषिकेश में हमारी कर्णप्रयाग वाली जो लाइन है उसका एक्सटेंशन हुआ है, रेलवे का प्रोजेक्ट भारत सरकार का है। ऋषिकेश में हमारा NH का जो काम है, जो पूरा देहरादून को कनेक्ट कर रहा है नेपाली फार्म से होते हुए, उसका काम आया है। ऑल वेदर रोड का काम आया है नरेंद्र नगर से, वो पूरा NH का काम है।
यहीं पर अगर हम प्रदेश के जो राज्य सरकार है इनके कार्यों की अगर तुलना करें तो 20 साल का ऋषिकेश सबसे ज्यादा जो रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, चमोली का जो प्रेशर है ऋषिकेश के ऊपर है। उसके हिसाब से अगर आप काम देखें, पिछले या विगत जब से उत्तराखंड बना, एक नया कॉलेज वहां पर खुला नहीं, एक नया अस्पताल वहां पर राज्य सरकार की तरफ से बना नहीं, एक भी बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा रोजगार से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, प्रौद्योगिक शिक्षा से संबंधित हो या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो। और ऋषिकेश के पास अगर आप वास्तव में ऋषिकेश को थोड़ा, जो लोग जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं ऋषिकेश की तासीर को, वो लोग जानते हैं ऋषिकेश के पास पर्यटन है, योगा है, अध्यात्म है, आपके पास साहसिक पर्यटन है, आपके पास होटल कॉरिडोर के नाम पे तपोवन वाला बहुत बड़ा कॉरिडोर है, आपके पास हॉस्पिटल, सबसे पहले जो पहाड़ का व्यक्ति आता है आपके मयाली चिरबटिया से हो, हमारे दुगड्डा कोटद्वार से हो, हमारे खास पट्टी या घनसाली से हो, जो भी व्यक्ति आता है सबसे पहले वो ऋषिकेश आता है। हमारे पास एयरपोर्ट भी है 30 किलोमीटर की रेंज में, हमारे पास रेलवे स्टेशन भी है। ऋषिकेश अपने आप में एक परिपूर्ण जगह है, परंतु राज्य सरकार की इसमें सहयोग रहा है या इसका क्या राज्य सरकार ने यहाँ पे अभी तक किया है, ये बात अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं। मैं वो पहला व्यक्ति नहीं हूं जो ये चीजें ढूंढ रहा है। जवाब देखो, जीवन में जब भी आप कुछ भी नया करने जाते हैं तो पहले आप जवाब ही ढूंढते हैं, और वो जवाब मेरे साथ साथ बहुत से ऐसे ऋषिकेश के लोग हैं जो राज्य सरकार की अभी तक वहां पर क्या भूमिका रही है, क्या उनके विकास में योगदान रहा है, वो अभी तक उस चीज को ढूंढ रहे हैं। ऋषिकेश जो मजबूत हुआ है वहां के लोगों के पौरुष, परिश्रम और तप की वजह से हुआ है। ऋषिकेश आज जो मंडी है वो वहां के लोगों का एक संकल्प है, इसीलिए आज ऋषिकेश मजबूत है। अन्यथा राज्य सरकार का 1% भी मुझे कहीं पर भी योगदान ऋषिकेश क्षेत्र में नहीं दिखा है। और क्योंकि देखिए, क्योंकि ऋषिकेश से इस वक्त जो विधानसभा हमारे अध्यक्ष हैं, एक बड़ा पद उनके पास है, प्रेमचंद अग्रवाल के पास, तीसरा टर्म इनका है। आकलन में अगर आपसे पूछूं, आकलन में इनको अगर आप 10 में से नंबर देना चाहें काम के आकलन में, तो आप कहां पर रखेंगे? देखिए 15 साल अर्थात 1.5 दशक होता है। 15 साल का अर्थ आप समझते हैं, 12 साल में तो एक कुंभ भी आ जाता है। 15 साल में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो पूर्ण रूप से काया पलट कर सकता है, परंतु आज भी कोई, जो आप मेरे साथी हैं जो पहाड़ की जो गाड़ी लेते होंगे ऋषिकेश से या देहरादून से और ऋषिकेश पड़ता होगा, तो आज भी वहां पे पार्किंग की जो समस्या है वो आप चंद्रभागा नदी में आप लोग ट्रक और गाड़ियों को खड़ा होते हुए देखते होंगे। यात्रा के रूट में, कावड़ के समय में आप लोग जो ऋषिकेश की हालत है, मास्टर प्लान से बनना चाहिए था, परंतु वो हो नहीं पाया। और रही बात नंबरों की, अंकों की, तो जनता तय करेगी कि क्या नंबर देना है 22 में। मैं तो खैर हम चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, बारीकियां समझ रहे हैं, परंतु वो तय और वो जो उनका कार्यकाल का जो एक पूरा जो विवरण है वो जनता देख रही है, और उसमें लोग अपना जो एक बदलाव की मानसिकता है वो भी लोग अपने मन में, अपने मोहल्ले में, अपने लोगों के अंदर, अपने अपनों के बीच वो एक जागृति भी पैदा कर रहे हैं। जी चलिए, राजनीतिक तौर पर आप सक्रिय हो रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन जनता एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहेगी और मैं जरूर पूछना चाहूंगा, और उसका जवाब भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति में परिवारवाद के आरोप कई बार लगाते आए हैं लोग। आपके क्योंकि पिताजी इससे पहले मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में, लोग ये भी कहेंगे कि भाई कनक धनई के तो पिताजी जो है वो मंत्री थे, इसका उनके पास एडवांटेज रहेगा। तो इस चीज के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पिताजी का जो कार्य क्षेत्र है वो ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और दूसरे जिले में पड़ता है। मेरे पिताजी कभी राजनीतिक रूप से ऋषिकेश में सक्रिय नहीं रहे हैं। हमारा जिला भी दूसरा है, हमारा कार्य क्षेत्र भी दूसरा है। हाँ, पिताजी का सहयोग हमेशा, मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, ये सही बात है, और वो मिलना भी चाहिए। जो जिस मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके परिवार में अगर उसको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो वो भी गलत है। वो मुझे मिलता है, इस बात पे मुझे बिल्कुल भी, मैं इस बात को बड़े गौरव के साथ और गर्व के साथ कहता हूं। परंतु राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई, अपना भाग्य और अपना जो एक संघर्ष है वो आपको कहीं ना कहीं वो आपका खुद ही आपको लड़ना पड़ता है। उसमें आपको ना तो पिताजी के नाम से ना पिताजी के काम से आप लोगों को, हाँ ये जरूर रहता है कि एक जब कोई आपको विजुअलाइज करता है तो एक छवि पिताजी की लेके आपको विजुअलाइज करता है, ये हकीकत है। परंतु राजनीतिक रूप से क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, ये मुझे नहीं पता। बाकी भविष्य में चुनाव लड़ेंगे जिस दिन, उस दिन इस बात का, या उस चुनाव लड़ने के बाद इस बात का अच्छे से आकलन हो सकेगा कि मुझे बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ। अन्यथा जो परिवारवाद वाली आपने बात कही है,
उस क्षेत्र से अगर मैं कुछ इस तरीके की राजनीतिक रूप से सक्रिय होता तो वहाँ पे जरूर आप लोग ये कह सकते थे, परंतु यहाँ पे नए क्षेत्र में मेरी नियति भी अलग है, मेरा संघर्ष भी अलग है और सब कुछ शून्य से, शुरुआत से शुरू हो रहा है। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है और पार्टी भी हमारी शुरुआत अब कर रही है। हम कोई स्थापित पार्टी से नहीं है कांग्रेस भाजपा की तरह। बड़े दलों में आपको एक प्लेटफॉर्म, एक वोट बैंक मिलता है। हमें वोट बैंक, हमें जो आपको अभी बनाना है अपना। जमीनी जो संघर्ष है वो अभी बाकी है, उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बाकी जो लोग सोच रहे हैं वो शायद से जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद बेहतर आंकलन कर पाएंगे कि मुझे बेनिफिट मिला या नुकसान मिला। ये बात कभी अगर मुझे मौका मिला दिनेश धनेश जी का इंटरव्यू करने का तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि लंदन से पढ़ने के बाद वो क्यों, क्योंकि राजनीति का स्वरूप आजकल इन दिनों ऐसा हो चला है कि हर कोई आलोचना करता है और एक पढ़ा लिखा युवा जब इस क्षेत्र में आता है तो काफी सारी चीजें होती है, तो जरूर उनसे पूछा जाएगा। नहीं, बट दिग्विजय भाई, अगर सब लोग राजनीति से भागेंगे और इसको हम खाली अगर ये सोचकर या ये मानसिकता के साथ चलेंगे कि पढ़े लिखे लोग, या मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक मास्टर्स ही है मेरे पास और मास्टर्स वाले हर एक व्यक्ति यहाँ पे मास्टर्स है। ये अलग बात है कि मैं किस माहौल में पढ़ा हूँ, वो थोड़ा सा अलग एक माहौल है। बट विदेशों की अगर आप राजनीति देखें तो वहाँ पर जो मापदंड है वो शिक्षा पहला मापदंड है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है, अच्छे विश्वविद्यालय में उसने तालीम हासिल नहीं की है, तो उसको कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक मिलता है। और भविष्य में जो भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा का एक बहुत बड़ा, आप लोग समझिए कि एक रोल है हर फील्ड में, हर मिशन में। बिल्कुल, शिक्षा का एक बड़ा रोल है। और क्योंकि अब आप एक राजनीतिक व्यक्ति ही हैं तो प्रदेश सरकार पर भी आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या लगता है कनक भाई की प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है, खासतौर पर क्योंकि इस समय काफी एक टफ सिचुएशन है प्रदेश के सामने, देश के सामने कोविड-19 की, इससे निपटने में जो कामकाज रहा है सरकार का, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो अभी जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं और जो अपने जो प्रवासी भाई हैं, अभी जो मुद्दा आप लोग फेसबुक उठा के देखें तो एक ही मुद्दा पूरे उत्तराखंड में प्रिवेल कर रहा है, वो है प्रवासी भाइयों का। सरकार ने जो उनको लाने का जो मकसद था, लाने में और सुरक्षित लाने में बहुत अंतर है। सरकार को उनको सुरक्षित लाना चाहिए था, परंतु सरकार का फोकस पूर्ण रूप से किस पे रहा कि इनको एयरलिफ्ट करके या किसी भी तरीके से उनको वापस ले आया जाए। ये मकसद नहीं होना चाहिए था। हमें 3 महीने का समय स्टडी करने को मिला था। अन्य राज्यों ने हमसे पहले अपने प्रवासियों को वापस बुलाने का प्लान बना लिया था, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया था। हमने उस चीज पे स्टडी नहीं की। प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से खनन एवं आबकारी पे इनका फोकस रहा। आप अगर देखें पिछले 2-2.5 महीने में वापस सुरक्षित लाना हमारा मकसद था। आज जो हमारे जो केस 70 से जो हम 700-800 एक सप्ताह के अंदर गए हैं, ये वास्तव में एक भयावह स्थिति पैदा कर रहा है प्रदेश के अंदर। वापस लाना और सुरक्षित वापस लाना, इस बात का अगर अंतर सरकार के वो जो प्रतिनिधि है वो समझ जाते हैं तो मुझे लगता है जो आंकड़ा हमारा बढ़ रहा है, जो हमने सारे अपने हरित जिलों को जो हमने लाल कर दिया है, हमारे सिर्फ उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल लाल में थे, ऑरेंज में थे। आज हमारी जो लापरवाही की वजह से, और हमने माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश थे उनकी भी अवहेलना करी, हमने सबको ऊपर भेज दिया। आप रखते ऋषिकेश में इतना बड़ा होटल कॉरिडोर है, हरिद्वार में इतने आश्रम है। आप इतना सोचिए दिग्विजय भाई कि अगर कुंभ होता तो हमने लाखों लोगों को यहाँ पे रोकने की हमारे पास व्यवस्था थी। क्या आज हम अपने प्रवासियों को यहाँ नहीं रोक सकते? उनसे हम लोग पैसा ले रहे हैं 1000-2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, और बातें हम पलायन रोकने की करते हैं। बिल्कुल, पलायन क्योंकि आपने नाम लिया और ये ऐसा शब्द है कि उत्तराखंड में अगर किसी भी राजनेता का या किसी भी शख्स का इंटरव्यू करो तो जब तक पलायन पर चर्चा ना हो इंटरव्यू पूरा नहीं होता है, क्योंकि पलायन काफी एक सबसे बड़ी चुनौती रही है। और इस वक्त देखिए कि काफी प्रवासी वापस आए हैं, और अगर वो वापस आ गए हैं, सरकार कह रही है कि हम स्वरोजगार योजना चला रहे हैं, हम लोन देंगे, हम उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो घर पर रहें, अपना रोजगार करें। ये चीजें कितनी मुश्किल लगती हैं, कितनी आसान लगती हैं, और क्या इस वक्त एक मौका भी है प्रदेश के पास, सरकार के पास भी और लोगों के पास भी इस चीज को भुनाने का, और इसमें चुनौतियां क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पलायन की जब बात होगी तो कहीं ना कहीं उद्योग की बात भी होगी, क्योंकि इंसान जो अपना व्यवसाय से संबंधित कुछ ना कुछ मजबूत होने की कोशिश करेगा। उद्योग में या कोई भी आप एक दुकान भी अगर खोलने जाते हैं किसी भी जगह, आप ये बात बेहतर जानते होंगे कि कितनी परेशानियों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है, उस उद्योगपति को करना पड़ता है। पलायन रोकना है तो सबसे पहले तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, पेपर का जो तंत्र जाल हम लोगों ने यहाँ बुन लिया है,
एक क्लियरेंस दूसरा क्लियरेंस, हम ये सिंगल विंडो क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री भी हमेशा ये कहते हैं कि हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस है। इन्वेस्टर समिट जब हमने किया था तो उसके बाद से लेकर अभी तक इन्वेस्टमेंट प्रदेश में हो रहा है, ये बात भी सरकार की। इन्वेस्टमेंट माइक्रो और मैक्रो लेवल पे होता है, लघु उद्योग और लार्ज स्केल। वो लार्ज स्केल की बात सरकार कर रही है। जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनको तो देना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि वो खुद तो भागदौड़ करते हैं नहीं, उनके पास स्टाफ है, उनके पास पूरा एक तंत्र बना हुआ है, उनको खुद नहीं भागना है। भागने की आवश्यकता किस व्यक्ति को है? जो आपकी और हमारी तरह सामान्य रूप से अपना जीवन व्यापित कर रहा है और वो अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहा है, उसके पास कोई कर्मचारी नहीं है, उसको कागजों का, उसको जो रेड टेपिज्म है, लाल फीताकर्मी, उसमें खुद ही फंसना पड़ता है। बड़े कॉर्पोरेट हाउस को परेशानी नहीं होती है, बड़े में होती होगी, परंतु मुझे आप एक उद्योग बता दीजिए जो विगत 3 सालों के बाद, यानी कि 2017 के बाद यहां पर लगा हो। अगर सरकार कह रही है तो कुछ कंपनीज तो होंगी उनके पास, उन कंपनियों का विवरण कहां है? मुझे तो एक बात ये भी है कि हम अगर इस वक्त ये कह रहे हैं कि लोग वापस आए, प्रवासी वापस आए, उनको घर में रोजगार देंगे, तो क्यों हम सिर्फ पशुपालन और खेती पर आकर ही अटक जाते हैं? उद्योगों के मामले में हम बात नहीं कर रहे। नहीं, जो उद्योग की अगर बात हो तो फिर उसका जो जेनेसिस है, उसकी जो जड़ है, वो फिर एजुकेशन से होती है। अगर आपकी एजुकेशन ही वैसी नहीं है तो आप लास्ट में उनको कोई टेक्निकल काम अगर सिखा भी देंगे फिर भी वो निपुण नहीं हो पाएंगे। इसका जो रूट कॉज है, इसकी जो जड़ है, वो एजुकेशन में। आप फिर उस हिसाब से स्किल दीजिए बचपन से ही। हम जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स की संख्या है प्रदेश में, उसको कम करने पे फोकस कीजिए। पहाड़ का जो अधिकतम युवा है 10वीं के बाद, 10वीं के बोर्ड की जो छुट्टियां पड़ती है उसमें वो देहरादून आ जाता है, 3 महीने काम करता है, रिजल्ट आता है, चंडीगढ़ मुंबई उसका पहला डेस्टिनेशन होता है। हम उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? उसको रोकने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाने से नहीं होगा। कहीं ना कहीं स्किल ओरिएंटेड चीजें जब तक आप स्कूलों में नहीं रखेंगे, और सरकारी स्कूलों में मैं बता दूं, वो तब तक वो शुरुआत से नहीं हो पाएगा। आप ये सोचिए कि आप सीधे किसी भी व्यक्ति को जिसने उस चीज की मिनिमम जो न्यूनतम जो शिक्षा होती है या जो एक एक्सपोजर होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो चीजें खराब हो जाएंगी, चीजें बनने की जगह बिगड़ जाएंगी। तो इसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं शिक्षा पे वापस आ जाती है। शिक्षा का एक बहुत बड़ा, हमारी पार्टी का जो एक मॉडल है बहुत बड़ा है, उस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। किस तरीके से रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरीके से हम सरकारी स्कूलों की जो हालत है बिना पैसा लगाए सुधार सकते हैं, किस तरीके से जो बजट का जो रोना रहता है हमारी राज्य सरकारों में, राजस्व का जो रोना रहता है, उसको हम किस तरीके से बिना पैसा खर्च करें। हमारी सरकार जिस दिन सत्ता में आएगी, जिस दिन हम उस, क्योंकि हमारी जो सोच है वो पहाड़ को लेकर है, और वास्तव में हम बहुत, सिर्फ पहाड़ एक फैंसी टर्म हो गया आजकल, कुछ भी करना पहाड़ का नाम ले आओ, और पर हम सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, हमारे पास पूरा मॉडल है उस चीज का। लेकिन ये भी है कि आरोप लगाना काफी आसान होता है, क्योंकि अभी तक कई सरकारें प्रदेश में रही हैं, कांग्रेस बीजेपी की ही सरकारें रही हैं, लेकिन आरोप लगाना आसान है, लेकिन जो चुनौतियां वो काफी ज्यादा, चाहे एजुकेशन का फील्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें आप ले लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में आप ले लीजिए, और जो अन्य हमारे पर्यटन के क्षेत्र में काफी चुनौतियां हैं। तो आरोप लगाने में और जब सरकार आ जाएगी तो उसको एग्जीक्यूट करने में अंतर कितना रहेगा? देखिए, अब मैंने जैसा बताया, आपने जब मेरी शिक्षा की बात करी, पब्लिक पॉलिसी पे ही मेरा पूरा फोकस रहा है, तो मुझे लगता है एक अपर हैंड इस चीज़ का रहेगा कि किस तरीके से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। मैं ये तो नहीं कहता कि, क्योंकि भविष्य हमने देखा नहीं है किस तरीके से, क्योंकि जब आप कुर्सी के इधर बैठे होते हैं तो आपके विचार अलग होते हैं, परंतु मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, हम लोग उस पोजीशन में रहेंगे कि हम कुछ बदलाव किसी के जीवन में ला सकें, तो वास्तव में वो जो पढ़ाई के जो आयाम थे जो हमने वहाँ सीखे हैं, उसको हम ज़मीनी स्तर पर उसको एग्जीक्यूट करते हुए हम फोकस करेंगे। और शिक्षा का एक अपर हैंड रहता है, जिस हमारी जो बिल्कुल समाज अगर शिक्षित हो तो बाकी की चीजें भी अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। कनक भाई, एक क्योंकि आप एक युवा हैं जी, और युवा होने के नाते आप इस वक्त पॉलिटिकली सक्रिय हैं। अभी उत्तराखंड में इससे पहले पंचायत चुनाव हुए थे, तो पंचायत चुनाव में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि युवाओं ने काफी ज्यादा उसमें भाग लिया था। पंचायत चुनाव में युवा काफी ज्यादा चुनाव लड़े थे, और अब आप भी सक्रिय हैं, तो क्या चाहते हैं उत्तराखंड जैसे प्रदेश में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, और किस पैमाने पर होनी चाहिए, और किस तरह से युवा अपनी भागीदारी निभा सकता है पॉलिटिकली, सोशली? देखिए, युवाओं का जो अभी तक एक, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें तो जब उसका 10वीं बारी होता है या जब 12वीं होता है, तो उसके बाद वो सौभाग्य से अगर उस समय पे कॉलेज के चुनाव हो गए, या प्रधानों के चुनाव हो गए, या पालिकाओं के चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, इन 5 चुनाव तक तो उसकी बहुत अहम भूमिका रहती है, झंडे डंडे उठाने में, पोस्टर चिपकाने में, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो उसका जो भूमिका गौण हो जाती है, वो खुद ही पलायन कर जाता है, खुद ही वो निकल जाता है, क्योंकि उसको भी एहसास हो जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए वो लड़ा था,
जिस व्यक्ति के लिए उसने आधी आधी रात को उठ के प्रचार किया था, भागा दौड़ी करी थी, वो व्यक्ति या वो पद उस लायक है नहीं, इसलिए वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाता है। हमारा सिर्फ कहना इतना है कि हम लोगों को, युवाओं को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं वो लोग प्रतिभा करें, और युवा कभी भी गलत मकसद के साथ नहीं आएगा राजनीति में। आप इस बात को लिख के ले लीजिए, कोई भी युवा हो। हमारे ही जो ऋषिकेश क्षेत्र है, हमारे 3 जिला पंचायत सदस्य हैं, तीनों अंडर 35 हैं, 35 साल से नीचे हैं तीनों सदस्य। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, लोग स्वीकार कर रहे हैं। और राजनीतिक सक्रियता कहीं ना कहीं, जो एक नॉर्थ में जो कल्चर है कि विधायक मंत्री एमपी बनने के लिए आपको 45-50 का होना ही चाहिए, है ना, भारी भरकम सी तोंद होनी चाहिए, तभी जाकर आप, जब तक वो ऑरा पैदा नहीं होगा तब तक आप नेता नहीं करते। पर उस परिपाटी को तोड़ने के लिए युवाओं ने इस समय जो एक बहुत ग्लास सीलिंग बनी हुई थी, उसको ब्रेक किया है इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आगे भी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, एक भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब युवा एनर्जेटिक होता है, उसके पास एनर्जी होती है, उसका वो इस्तेमाल कर सकता है अच्छे मायनों में। कनक भाई, आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस देश भर में है, पिछले 2, 2.5-3 महीने लॉकडाउन में बीत चुके हैं, आपका समय किस तरीके से बीता है? आप क्षेत्र में भी गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके जो पोस्ट हैं वो दिखते रहते हैं, क्षेत्र में भी आप गए हैं, किस तरह की चुनौतियां आपने लोगों के बीच में देखी हैं, और इस माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब जो चुनौती है लोगों के बीच में, जो इंडिया का जो इकोनॉमी है, या जो इकोनॉमिक सेक्टर है, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज अर्थात कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है चीज़ों का, वो किसी भी चीज़ से लिंक नहीं है। आप अगर सब्जी का काम करते हैं तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई लाइसेंसिंग नहीं है, कोई, अगर आप हॉकर हैं, रेडी लगाते हैं, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, ना नगर निगम से ना पंचायतों से। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय देखने को मिली। अन्य देशों में अगर आप देखें, मैं जापान की बातें सुन रहा था, बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जो होटलियर्स हैं, उद्योगपति हैं जापान में, वहाँ पर सरकार द्वारा पैसा भेजा जा रहा है। लंदन में भी पैसा भेजा जा रहा है, यूएसए में, हर जितने भी सोशल वेलफेयर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सरकार द्वारा इंडिविजुअल्स को पोषित किया जा रहा है ना। यहाँ पर वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी अर्थ रचना है, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो चुकी है। हर माइक्रो लेवल पे सरकार अगर उनकी सहायता करना भी चाहे तो भी चाहकर नहीं कर सकती। इसी चीज़ को लेकर हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनाइज होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर हम हो चाहे ना हो, परंतु उत्तराखंड जन एकता जो पार्टी है, अगर ये कल के दिन आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से उस स्तर पर पहुंच जाती है कि वो आपके जीवन में बदलाव ला सके, तो हम लोग इसको भी एक बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लेंगे, क्योंकि आर्थिक ऐसी चीज़ है वो हर व्यक्ति को छूती है। और तरलता की जो इस समय दिक्कत हुई, लिक्विडिटी की, लोगों के पास पूंजी है, सामान है, चल अचल संपत्ति है, परंतु जो पूंजी की जो अभी क्राइसिस हो रही है, ये एक दूसरी चुनौती है अर्थव्यवस्था को लेके। और माइक्रो लेवल पे आप देखें तो राशन पानी है, तो हर किसी के घर में कहीं ना कहीं हर कोई परिवार, हर एक आदमी इस संकट से जूझ रहा है। परंतु ये मैंने एक विजन बताया कि किस तरीके से हम लोग, कहाँ पे हमें काम करना है। जब तक आप समस्याओं को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक आप उन पर काम भी नहीं करेंगे। और हमारी पार्टी समस्याओं को एक्नॉलेज करती है। काम करने ना करने में हो सकता है कुछ सालों लगे, छोटी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और जो अनऑर्गेनाइज आपने कहा, इनफॉर्मल सेक्टर जो इंडिया का है, इसीलिए WHO भी कहता है कि जो लगभग 40 करोड़ लोग हैं, उनके रोजगार पर संकट बिल्कुल देश में आ सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कनक भाई, संवाद 365 को समय देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारी शुभकामनाएं, आप पॉलिटिकली सक्रिय रहें और जनता तक अपनी बात पहुंचाएं। तो ये थे कनक धनई, जो कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी के सदस्य भी हैं, और पार्टी धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर बढ़ रही है। उनका कहना था, क्या विजन उनका था, वो उन्होंने बताया। ऋषिकेश से वो लगातार सक्रिय हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।